हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद स्माइली। सो ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है क्लास ट्वेल्थ के लिए। और ये टॉपिक है हाउ टू स्कोर 95% इन क्लास ट्वेल्थ। जो मेरा स्कोर था और मैंने कैसे अचीव किया था वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपना रिजल्ट दिखा देती हूँ, अपना नाम दिखा देती हूँ। तो मेरा रियल नेम है खुशी तिवारी और ये मेरा निक नेम है स्माइली, जो मैं अपने चैनल में मैंने लिख के रखा है। तो अभी मैं आपको अपना स्कोर डिटेल में दिखा देती हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मेरे 95% आए थे। नहीं, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज अपने स्कोर दिखा देती हूँ पहले। ये रहा मेरा रिजल्ट, आप नेम पढ़ सकते हैं, बाकी सब तो मैंने ब्लर कर दिया है। तो इंग्लिश में मेरे मार्क्स थे 96, फिजिकल एजुकेशन में 91, मैथ्स में 93, फिज़िक्स केमिस्ट्री हिंदी में 95। और ये कैसे आए थे ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने लास्ट के जो 3 महीने थे ना उसमें अपनी प्रेप बहुत अच्छे से की थी। और उससे पहले ना थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि कोचिंग भी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने ना ऐसे हो सकता है कि विदाउट ट्यूशन ही किया था, क्योंकि 1 महीने ही मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, वो भी बहुत दूर पड़ता था मेरे घर से, तो मैंने उसको हटा दिया था। तो मैंने कैसे फ़ोन से ही पढ़ाई की थी वो भी मैं बताऊँगी अच्छे से। अभी आ जाते हैं टिप्स पे जो मैंने लास्ट टाइम फॉलो की थी और मेरे लिए वर्क किया था उसने, तो आपके लिए भी वर्क ज़रूर करेंगी। अभी आपको ना एक लास्ट चांस मिला हुआ है। मतलब अभी अगर आपने नहीं अच्छे से प्रिपरेशन की ना तो फिर नहीं हो पाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी बहुत टाइम है, मैं कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाद में प्रेशर बढ़ता जाता है ना तो कुछ हो नहीं पाता है। ना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे बाद में, अगर आपने अभी नहीं किया तो ना सिलेबस हो पाएगा, क्योंकि अब आगे चल के आपके फेयरवेल्स होंगे और आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल भी। तो सब कुछ अब आ गया है, मतलब अब आपके पास इतना टाइम बचा नहीं है कि आप अच्छे से पूरा सिलेबस कर पाओ। तो पहले तो आपको ना वन शॉट में अपना जो भी पेंडिंग सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेना है 30 नवंबर तक। मतलब ये काम आपको 20 से 30 के बीच में ही कर लेना है। आप कितने भी घंटे पढ़ो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस किसी भी तरीके से आपको अपना पेंडिंग सिलेबस को कंप्लीट करना है। अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, फिजिक्स में आ रही है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर उसमें प्रैक्टिस मांगता ही मांगता है। आप कुछ भी कर लो, आप ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप अच्छे से उसको याद कर लोगे जैसे आप 10th में करते थे। तो अभी आपको ना उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और अब आपके पास टाइम बचा नहीं है, जो कि एक ट्रुथ है जिसको आपको समझना ही पड़ेगा। तो अभी आप ये जान लीजिए कि आपके पास 75 डेज़ बचे हुए हैं, जिसमें अगर आप कुछ दिन नहीं पढ़ पाते हैं तो भी 75 डेज़ मान के चलिए कि आपके पास हैं। तो आपको इसको कैसे यूज़ करना है मैं वो आपको आज बताऊंगी। तो अगर आप पीसीएम पीसीबी के लिए पूछे मुझसे, तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को 2 बार तो पढ़ ही लेना है। मतलब एनसीईआरटी आपको अवॉइड नहीं करनी है। आपको प्री बोर्ड में स्कूल्स में आपको ऐसे हो जाएगा कि वहाँ पे बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस डाल देंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, या फिर आपको डराएंगे कि बोर्ड्स में तुम्हारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे करोगे, इसलिए हम आपको टफ पेपर देते हैं। बट इतना मान के चलो कि बोर्ड में केवल पीवाईक्यू रिपीट होते हैं और एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आ जाते हैं। तो फिर आपको क्या करना रहता है कि केवल एनसीईआरटी को ही पढ़ना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है। मतलब ऐसे नहीं कि बस देख लिया, एक बार देख लिया हो गया, नहीं, उसको बार बार रिपीट करना होता है, रिवीजन उसका अच्छे से करना होता है और सैम्पल पेपर सॉल्व करना होता है। और सबसे बेस्ट सैम्पल पेपर मुझे ओसवाल के ही लगते थे, और मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर यूज़ किए थे, बट उसमें ना टॉपर्स के नोट्स मिल जाते थे। तो वहाँ से एक आइडिया लग जाता था कि कैसे पेपर वो लिखते हैं और मैं कैसे लिख सकती हूँ जिससे मुझे अच्छे मार्क्स मिले। तो मैंने ना अपने पेपर में ज़्यादातर कटिंग वटिंग नहीं की थी, बहुत अच्छे से हैंड राइटिंग बना के लिखा था, साफ। अगर हैंड राइटिंग नहीं अच्छी है ना तो भी साफ साफ लिखो, मतलब उसको एकदम से बेकार नहीं कर देना है कि एग्जामिनर भी समझ ना पाए और काट ला नंबर। मतलब आपको अच्छे से लिखना है। और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हो जिससे आपका ना मार्क्स बूस्ट हो जाए, जो मैंने भी किया था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ना जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाते हैं वो वहीं से आपको बोर्ड्स में भी एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा कहीं और से नहीं देता है। उसने बता के रखा है कि एनसीईआरटी चलती है, और तो वो और कहीं से नहीं पूछता है, बस इतना एक दिमाग में रखना है आपको। और फिर आते हैं दिसंबर पे। अब आपका नवंबर ख़त्म, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आपको दिसंबर में क्या करना है। तो दिसंबर में आपको इतना दिमाग में रखना है कि यही मंथ होगा जो आपके मार्क्स को डिसाइड करेगा, क्योंकि इसमें आप एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन करोगे। आप कहीं इधर उधर नहीं भटकोगे, आपका सिलेबस जो नहीं हुआ है उसको आप छोड़ दोगे, उसके केवल क्वेश्चंस कर लोगे तो भी बहुत है। लेकिन अगर आप फिर अब समझने में अगर लग जाएंगे ना सिलेबस को, तो फिर आपका काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस टाइम में ना आपके प्रीबोर्ड्स हो सकते हैं। तो आप किस पे ध्यान दोगे, प्रीबोर्ड्स पे दोगे या फिर अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे। तो इसलिए आपको इसमें एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें आपको पीवाईक्यूज करने हैं, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही करना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से रिपीट होते हैं। मैं तो कह रही हूँ सारे क्वेश्चन यहीं से रिपीट होते हैं, आपको कहीं और से देखने को मिलेंगे ही नहीं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेता है, और ये ना सबको टफ लगता है थोड़ा सा। तो इसको अगर आप कर लोगे ना इतना, तो मोर देन इनफ होगा। और आपको ना फिर एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, जो आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज मिलती है ना, तो उसको कर लेना है और अच्छे से याद करके उसको लिखना है। आप ये ना जो पेपर होता है ना, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप टाइम नहीं मैनेज कर पाए ना एग्जाम में, तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे पेपर। तो फिर क्या फ़ायदा आपको सिलेबस रटने से, जब आप पेपर ही नहीं लिख पा रहे हो तब।
और सैम्पल पेपर सॉल्विंग, तो सैम्पल पेपर सॉल्विंग मैंने बता दिया कि आपको कौन सा सैम्पल पेपर लेना है, या तो उस वाले लो या फिर किसी भी पब्लिकेशन का है आपके पास तो उससे मतलब रखो, मतलब और कहीं दूसरा रिसोर्स ना लो, बस सैम्पल पेपर को सॉल्व करो अच्छे से। और पेपर्स ऑफ टॉपर, मतलब आपको उनकी आंसर शीट्स को देखना है, एनालाइज करना है कि वो कैसे लिखते हैं, कैसे वो हर एक टॉपिक को एलेबोरेट करते हैं, कितने वर्ड्स में लिखते हैं, अगर उनको इतने वर्ड तक लिमिट दिया गया है तो वो उतने में ही लिखते हैं, ये सब आपको देखना है अच्छे से। तो फिर बाद में आप वैसे ही क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करोगे। और मैक्सिमम ना बच्चे जो होते हैं ना वो 60% पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्यों? टाइम मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि उनका टाइम ही नहीं मैनेज होता है और इसलिए उनका ना एक छूट जाता है पेपर। तो इसलिए मतलब आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है जिससे आप एग्ज़ाम में एटलीस्ट क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर पाओ। अगर आपको नहीं आता, आप कुछ अपने से ऐड करके ही लिख रहे हो, फिर भी आप लिख तो पाओ, इतना तो आपको होना चाहिए ना, टाइम मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए। और 40% जो बच्चे हैं वो सारे क्वेश्चंस करते हैं, और इसमें आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, जिससे आप ना क्लियर लिखोगे ना तो भी उनको समझ में आए। ये नहीं कि लिख तो रहे हैं सारा बढ़िया पर उसमें राइटिंग की वजह से उन्होंने नंबर काट लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है, बहुत अच्छे से लिखना है, साफ़। और फिर आपको क्या ध्यान में रखना है कि रिवीजन आपको कैसे करना है। तो रिवीजन ना आपको शॉर्ट नोट्स से करना है। अभी शॉर्ट नोट्स कहाँ मिलेंगे? शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए होंगे, अभी तक आपने लिखे होंगे ना अपने कॉपीज़ में, और अगर आपने इतना भी नहीं किया तो फिर आप हैंड रिटन नोट्स पे जा सकते हो किसी और के। बट मेरी ये सजेशन है कि अपने नोट्स अगर आप अभी 10 दिनों में बना पाओ, थोड़े वन शॉट देख के, तो वो भी बहुत हैं, बस कर लो। और फिर आपको टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। कब? ये आपको दिसंबर में करना है, ये आपको दिसंबर में कर ही कर लेना है। फिर बाद में जब आप जनवरी में जाओगे तो फिर केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर में ही ध्यान दोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करोगे। और आपको खुद से लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी कि कैसे लिखते हैं। 3 घंटे का वो टाइमर लगा के बैठ जाओ और फिर देखो कि आपसे क्वेश्चंस बन भी रहे हैं या नहीं, आपसे जो सैम्पल पेपर कर रहे हो वो हो भी रहा है कि नहीं, आप कैसे लिख रहे हो, बाद में उसको एनालाइज करो। ये जितनी बार करोगे ना वो उतनी बार आपको हेल्प देगी, और इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब इतना ध्यान में रख लेना कि इसके बाद में 30 नवंबर के बाद में आपको कोई लेक्चर्स देखने की ज़्यादा नीड ना पड़े। और अगर आपको रिवीजन के लिए कोई देखनी है तो आप देख सकते हैं, बट ऐसा कोशिश करना कि आपको नहीं देखने को पड़े। मतलब ऐसे ना हो कि नहीं अभी नेसेसरी है, मेरा ये सिलेबस नहीं हुआ, मुझे ये देखना, ये टॉपिक नहीं हुआ, ये सब छोड़ देना, क्योंकि अब आपको लर्न करने का टाइम नहीं है, अब आपको प्रैक्टिस करने का टाइम है। तो 1 जनवरी टिल एग्ज़ाम, तो इसमें आपको ना 35 डेज़ मिलेंगे। तो उसके बाद में इसमें सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है। रिवीजन कैसे करना है? शॉर्ट नोट से, और जो टॉपिक्स हैं जो लगते हैं कि हाँ थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, उनको आपको कर लेना है अच्छे से रिवीजन। और नोट्स, अब हम आते हैं नोट्स में कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं और एनसीईआरटीज़ को कैसे पढ़ना होता है। तो ये मेरी बुक है केमिस्ट्री की, मेरे पास अभी यही रिसोर्स है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। जैसे यहाँ पे देख लो, ये मैंने तभी टिक लगाया हुआ था क्योंकि मैंने सारे जितने भी टॉपिक्स कर लिए थे तो मैं उन पर टिक लगा देती थी। तो मैंने ना जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उस पर टिक लगाया हुआ था कि मैंने इसको कर लिया है, इसको टिक मार लेते। तो मैंने ज़्यादातर सब इंपॉर्टेंट ही सोच लिया था कि नहीं सब इंपॉर्टेंट है, सारे एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है सबको कर डालूंगी। तो मैंने इन सबको इग्नोर नहीं किया था। मैक्सिमम ना लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको एनसीईआरटीज़ अगर नहीं समझ में आती है ना तो उनको समझो, बार बार उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो। स्कूल्स में टेक्स्ट बुक चला देते हैं और अलग अलग पढ़ाने लगते हैं, तो इस वजह से ना हमको एनसीईआरटीज़ नहीं समझ में आती हैं, जबकि वही मेन है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि एनसीईआरटी आपको करनी ही करनी है। तो ऐसे ही आपको ना सारे क्वेश्चंस कर लेना, एग्जाम्पल के भी और जो इंटेक्स क्वेश्चन है उनको भी। और ऐसे ही मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा था कि ये वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, तो उसको मैं अच्छे से कर लेती हूँ कंप्लीट। इसमें आपको हाई वेटेज लो वेटेज टॉपिक्स को भी एनालाइज करना चाहिए, जो आप कर सकते हो किसी भी चैनल से देख के कि कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता चल जाएंगे। और अगर आपको 95% से अबव करना है स्कोर तो आपको सारे टॉपिक्स करने पड़ेंगे, फिर आपको छोड़ने का कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं ये छोड़ देता हूँ तो मेरा 95% है। 95% लाना बहुत बड़ी बात है, फिर आपको सारे टॉपिक्स करने पड़ेंगे। और अगर 90% तक आप ला सकते हो, अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कर लेते हो, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप छोड़ सकते हो। ये मैंने हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया था, और मैंने ऐसे अंडरलाइन करके सारे जो भी टॉपिक्स थे उनको पढ़ा था। इसी में मैंने नोट्स बना लिए थे, मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाए थे। जो भी स्कूल में ना जब डांटते थे तो मैं नोट्स बना लेती थी, बस ऐसे थोड़े से। और एक मैं आपको टिप दे देती हूँ कि जब भी आप ना जो असाइनमेंट्स मिलते हैं या फिर जो भी फाइल का वर्क मिलता है तो उसको कोशिश करो कि आप स्कूल में ही कर लो उसको कंप्लीट। ऐसे मैं भी करती थी, जिससे मुझे घर पे ना टाइम मिल जाता था पढ़ने के लिए, बहुत टाइम मुझे मिल जाता था, और जिसमें मैं अपने मैथ्स के सम्स को प्रैक्टिस करती थी। तो ये आप कर सकते हो। जैसे अभी आपको पीरियड में फाइल बनाने को दिया जाएगा, उसको डिज़ाइन करने को दिया जाएगा कि भाई इसको अच्छे से इसको डिज़ाइन करके लाओ और ऊपर इसमें टेप से सजाओ वगैरह डेकोरेट करके, तो ये सब आप स्कूल में ही कर सकते हो। तो
उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, या फिर अपने छोटे भाई बहन से करवा सकते हो, लेकिन मैं सजेशन दूँगी कि खुद करो, तो उससे बहुत कुछ पता चलता है। खुद लिखने की कोशिश करो और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड अगर आप अभी भी उन बच्चों में से हो कि अभी भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जैसे मेरे भाई को देख लो, वो अभी भी BGMI खेलता है, जबकि उसे पता है कि अब जो टाइम है ना, उसे पूरे फोकस के साथ पढ़ना चाहिए। उसने एक एम बनाया था, जब वो क्लास 12th में आया था, तो उसने मुझसे बोला था कि दीदी मेरे 95% तो आ ही जाएंगे, मैं इतनी मेहनत करूँगा। मेरा 10th ख़राब हो गया था, बट मैं 12th में बहुत मेहनत करूँगा। पर अभी वो ना सीरियस नहीं है उस चीज़ को लेके। जब उसका टाइम है, जब उसको अभी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो नहीं कर रहा है। तो ऐसे बच्चों में से हो ना, तो सुधर जाओ, क्योंकि फिर और कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। फिर ऐसे वीडियोस इधर उधर आप देखेंगे, जब आपके 10 डेज़ बचेंगे तो आप ऐसे वीडियोस देखेंगे, हाउ टू गेट 95% इन 10 डेज़, हाउ टू प्रिपेयर इन ओनली 5 डेज़। ऐसे वीडियोस देखने का क्या फ़ायदा है? मतलब इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो। और अगर सीरियस हो तो केवल स्ट्रैटेजी क्यों देख रहे हो? उस पर वर्क करो। मैंने भी ये गलती की थी, मैंने भी पहले वीडियोस देखी थी, बट मैंने उस पर अच्छे से वर्क नहीं किया था। हाँ, मुझे स्कूल में टाइम नहीं मिलता था। ये सारे ना एक्सक्यूजेज होते हैं, क्योंकि सारे बच्चों को उतना ही टाइम मिलता है, हर कोई टाइम मैनेज करता है। तो आप भी कर सकते हो। अगर आपने एक एम बनाया है ना, तो उसको कंप्लीट करो। और ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, तो कितने भी परसेंटेज आए उससे कोई मतलब नहीं होता है। पर मतलब होता है, क्योंकि बेटा अभी आप ना क्लास 12th में हो, क्लास 10th 12th ये मैटर करता है। अगर बाद में आपको कोई ऐसे मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम होंगे, तो वहाँ पे आपके ना क्लास 12th के मार्क्स देखे जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने लाइफ में ना, ये पहला एग्ज़ाम ऐसा होता है जिसमें आप ऐसा फील करते हो कि नहीं, मुझे तो इतने परसेंटेज लाने ही लाने हैं। तो उन लोगों की बातें मत सुनो जो बोलते हैं कि आप पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, क्योंकि हर जगह ये पूछा जाता है। और ये आपकी लाइफ का ना पहला ऐसा एग्ज़ाम होगा जहाँ पे आपको ये चाहिए होता है कि नहीं, मेरा 90% से अबव हो। आपके पेरेंट्स भी आपको फोर्स करते हैं कि नहीं बेटा, इतना तो ला के दिखाओ, इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा। उनके आ रहे हैं, इनके आ रहे हैं, मतलब वो लोग ना थोड़ा सा ऐसे कंपेयर करके बोलते हैं, बट सही ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इतना परसेंटेज तो आपको लाना ही चाहिए। आपके इससे क्या होगा ना, कि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग रहेंगी, तो आगे आप जो भी प्रिपरेशन करोगे उसमें आपको हेल्प मिलेगा। प्लस आप अगर आगे ना कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा उससे कि नहीं, मैंने तो इतना स्कोर किया था, तो जब मैं वहाँ कर सकता था इतना स्कोर, मैंने इतनी हार्ड वर्क की थी, तो मैं यहाँ भी तो कर ही सकता हूँ ना। तो आगे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा, आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, और आप ऐसा फील नहीं करोगे कि नहीं, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, नहीं तो मैं वहाँ पे इतना अच्छा कर लेता। फिर आप ये लाइफ टाइम सोचते रहोगे। जैसे मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने थोड़ा सा अच्छा कर दिया होता ना, तो मेरे 95% क्रॉस हो जाते हैं, और थोड़े और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, मैं फर्स्ट पोजीशन पे हो जाती। जबकि मैं सेकंड पे थी, वो भी बहुत अच्छा था, बट मैं ऐसे सोचती थी कि इतना हो जाता तो मेरा ये हो जाता, वो हो जाता। मतलब अभी भी रिग्रेट है। तो फिर अगर किसी के 80% 70% आते, तो वो लोग भी तो ये सोचते होंगे कि मैंने यहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया था, ये कर दिया था, मेरे इतने हो जाते तो बहुत अच्छा होता। तो वैसे ही बस इतना समझो कि मैटर करता है, आपको करना खुद से है। तो आप इतने दिन में भी ये सारे टिप्स फॉलो करके कर सकते हो, और ये कोई बहुत टफ नहीं है। आपको बस बैठ के लग जाना है, 8 आवर्स एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। अब लापरवाही नहीं कर सकते हो। अगर अभी भी आप फ्री फायर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड से बात करने में, आजकल के लोग ना, आजकल के बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो भी फ्रेंड्स हैं ना, वो हमेशा साथ रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हमेशा कोई साथ रहता वहता नहीं है। जब आप ग्रेजुएशन करोगे ना, तो ये सारे दोस्त छूट जाएंगे, नए दोस्त बनेंगे। तो ठीक है, दोस्ती रखो, बट पढ़ाई के टाइम पे ना रखो। पढ़ो तो दोनों साथ में पढ़ो, ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके साथ में इम्प्रूव करें खुद को, ना कि अपना टाइम वेस्ट करें। तो अब अपना टाइम वेस्ट ना करो और काम पे लग जाओ। आई होप आपके अच्छे परसेंटेज आएँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन हुआ हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी, तो वो भी मुझे बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।